नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि जम्मू शहर के अंदर आप देखिए किस तरह से कानून की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त लगातार देखिए ट्रैफिक पुलिस किस तरह से यहां पर अब काम करती हुई नजर आ रही है। कानून के रक्षक ही यहाँ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जम्मू में हेलमेट न पहनने वालों की आम लोगों पर अब आप देखिए किस तरह से मार पड़ रही है और पुलिस वालों के लिए भी कानून यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। सड़कों पर सरेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, जहां बार बार लोगों को जागरूकता दिलाई जा रही है, पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जम्मू शहर के अंदर लोग किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जम्मू में हेलमेट ना पहनने वाले आम लोगों पर इसकी मार किस तरह से देखी गई है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस वालों के लिए कानून अब कोई मायने नहीं रखता है और पुलिस किस तरह से काम कर रही है ये बड़ी बात है। सड़कों पर सरेआम यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जो नियम हैं उन नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। कानून के रक्षक ही खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस तरह से कानून के रक्षक यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए कि हर एक गाज जो है वो आम लोगों पर गिरती है, लेकिन अब यहाँ कार्रवाई पुलिस पर ही करने की जरूरत है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पुलिस लोगों को पाठ पढ़ाती है कि हेलमेट का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन खुद पुलिस जो है वो सरेआम यहां धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है, जिस पर अब गौर फरमाने की जरूरत है कि अगर कानून नहीं इसी तरह से कानून की धज्जियां उड़ाएगा तो आम लोग किस तरह से काम करेंगे। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक स्कूटी सवार यहां पर बिना हेलमेट के देखा गया है और उसके साथ साथ आप देखिए कि युवक जो है वो भी बिना हेलमेट के देखे जा रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये है कि जहां आप आम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं हेलमेट को पहनने के लिए, लेकिन खुद आप कितना यहां पालन जो है वो ट्रैफिक नियमों का कर रहे हैं ये बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त अब देखना बहुत जरूरी है कि आखिर कार्रवाई क्या कुछ हुई है। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। ऋतिका, आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए कानून के जो रक्षक हैं वो कई बार लोगों को पाठ पढ़ाते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जम्मू की बात करूं यहाँ तो खुलेआम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर मौजूदा ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए लोग भी हैं जिन्हें बिना हेलमेट के सफर करता हुआ देखा गया। और जहां तक डबल हेलमेट पहनने की बात थी, काफी ज्यादा लोगों को फाइन किए जा रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जम्मू के लोगों में नहीं आते हैं? क्या उन्हें कोई भी जो ट्रैफिक के जो एक्ट बने हुए हैं उन्हें फॉलो नहीं करना होता है? जो रूल्स का पार्ट आम जनता को पढ़ाया जाता है, क्या पुलिस के लिए वो मैंडेटरी नहीं है? पुलिस खुलेआम बिना हेलमेट पहने हुए घूमती हुई दिखती है। डबल हेलमेट जो कि आम जनता को कहा जाता है पहनने के लिए, जैसे कि आपने विजुअल्स में भी देखा कि बिना हेलमेट के घूमते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए तमाम लोग दिखे हैं। और बहुत बार गाड़ियों में सफर करते हुए बिना सीट बेल्ट पहने हुए भी ये लोग दिखाई देते हैं। तो सारे एक्ट जो है वो लोगों के ऊपर ही क्यों लागू किए जाते हैं, पुलिस के ऊपर क्यों नहीं? ऋतिका, अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई क्या कुछ हुई अभी तक? जी, कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं हुई है, क्योंकि जब ये लोग जा रहे थे, जब इनकी ये वीडियो कहीं ना कहीं से शूट हुई है, तो इन लोगों को भी नहीं पता था कि इन्हें भी लोग देख रहे हैं। क्योंकि आम जनता को जब फाइन किए जाते हैं तो आम जनता में अवेयरनेस है कि डबल हेलमेट पहनना कंपलसरी है और हेलमेट ना पहनने के चलते 1000 रुपए तक का फाइन किया जाता है। तो जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि इन्हें अभी तक कोई भी फाइन हुआ है। उसके अलावा व्हीकल को सीज करना, लाइसेंस कहीं ना कहीं रद्द करना, और बहुत से राज्यों में जो कि कानून अलग अलग होते हैं उसके हिसाब से 3 से 4 महीने तक की सजा भी हो जाती है। तो इसके चलते जम्मू में आपको खुलेआम घूमते हुए बहुत से लोग ऐसे दिखेंगे जो बिना हेलमेट के घूम रहे। तो आम जनता को अगर फाइन किया जाता है तो पुलिस महकमे से जुड़े हुए लोगों को क्यों नहीं किया जाता? और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इससे आगे भी अगर कार्रवाई होगी तो हो सकता है ये डबल हेलमेट पहने, वरना इसी प्रकार से चलता रहेगा। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जम्मू की सड़कों पर किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन अगर कानून के लोग ही यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो एक सवालिया निशान जरूर बन रहा है कि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ऐसे लोगों के भी चालान कटने चाहिए, इन पर भी यहाँ पर FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत यहाँ खबर दिखा देते हैं। जिला सांबा आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए बैक टू विलेज प्रोग्राम के जो चौथे चरण है उसको लेकर कहीं खुशी कहीं गम देखा गया है और पहले 3 चरणों में वादों को पूरा करने की मांग यहां पर उठ रही है और लापरवाह अधिकारियों पर डीसी ने अब यहां सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई अधिकारियों को फटकार लगाकर जिम्मेदारी का एहसास कराया गया है कि पहले 3 चरण में जो बड़े दावे पेश किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इस तरह से आम जनता की तरफ से बातें सामने रखी गई हैं, लेकिन
पहले 3 चरणों में किए गए वादों को अब पूरा करने की एक बार फिर से मांग उठ गई है। और बैक टू विलेज के चौथे चरण को लेकर सांबा में कहीं खुशी और कहीं गम देखा गया है, क्योंकि कहीं पर लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आए, कहीं पर विरोध करते हुए, और उसके साथ साथ लापरवाह अधिकारियों पर अब डीसी के तेवर कई तरह के सख्त देखे गए हैं, क्योंकि डीसी ने अब दिशा निर्देश यहाँ सख्त लहजे से जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए। लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो लोगों की मांगे हैं, उन पर गौर फरमाया बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक कितना गौर फरमाया गया है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आम लोगों के साथ जब भी आप मुलाकात कर रहे हैं तो आम लोग ये कह रहे हैं कि पहले 3 चरणों में जो काम बताए गए थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो चौथे चरण में किस तरह से काम होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब चौथा चरण देखना होगा कि जितनी भी टीमें यहां पर ग्राउंड पर उतर रही हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर पहले 3 चरणों की अगर बात करें तो सवालिया निशान रहा, लेकिन अब चौथा चरण चल रहा है, कितना अंतर इन 3 चरणों में और चौथे चरण में देखा गया है? देखिए, जब इस बैक टू विलेज कार्यक्रम की जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई थी तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना समझाया कि जम्मू कश्मीर की पंचायतों को सशक्त करना है, उसी को लेकर एक अहम कड़ी इसमें जोड़ी गई कि तमाम अधिकारी हो या फिर तमाम इसके साथ साथ मंत्री हो, वो जम्मू कश्मीर की पंचायतों का रुख करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसी के साथ साथ अगर आपको बताते चले कि जैसे जैसे ये फेस आगे बढ़ते गए, उसके साथ साथ लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंचने लगा, क्योंकि जो पहले 2 चरणों में वादे दावे किए गए उसको लेकर उम्मीद काफी जगी कि लोगों के ये तमाम जो दावे हैं जिसके ऊपर अधिकारियों ने कहा था कि हम इसको लेकर काम करेंगे, उम्मीद थी कि तीसरे चरण तक जो वो काम हो जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं हुए। और तीसरे चरण को लेकर भी बहिष्कार लोगों ने किया कि हम इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करेंगे। हालांकि कई जगहों पर जो वो मनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ तमाम पंचायतों के प्रतिनिधियों को, लेकिन चलिए वो वक्त आते आते वो प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन अब चौथा चरण शुरू हुआ है तो ये भी सवालों के घेरे में आ चुका है। हालांकि जो पहले 3 चरणों में काम हुए उसको लेकर भी एक मसौदा जो वो तैयार किया गया, वो जो हायर अथॉरिटी को सौंपा जाएगा, जो काम नहीं किए गए उसका भी मसौदा तैयार किया गया। लेकिन डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता की बात करें तो चौथे चरण में खुद वो अलग अलग पंचायतों में पहुंची और जो अधिकारियों को उनको ड्यूटीज दी गई थी उनके ऊपर वो अधिकारी कितना खरा उतरे, ये रिपोर्ट लोगों से ली गई, ये रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों से ली गई। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा था वो अधिकारियों को लेकर सामने आ गया कि जो काम हमने रखे थे, जो काम हमने इनको गिनवाए थे, वो काम नहीं हो पाए, जिसको लेकर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने मौके पर जाकर तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई कि जो आपका ये इस तरह का लापरवाही वाला रवैया है ये नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दर्शाई गई है उन अधिकारियों की तरफ से, उनको मौके पर जनता के बीच में बैठकर जो फटकार लगाई गई है। तो ये साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि कई इलाकों में आज भी बहिष्कार किया जा रहा है। सांबा जिला की 101 पंचायतें हैं तो लोग जो वो लगातार बहिष्कार कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सवाल ये भी है कि बताया ये जा रहा है कि आंकलन करने की जरूरत है कि पिछली बार जितने काम बोले गए थे उसमें से कितने हो पाए हैं और अब जिन कामों को लेकर यहाँ मांगे सामने रखी गई हैं उस पर कितनी जल्दी गौर फरमाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आंकलन किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि डीसी की बात करते हैं तो जिस तरह से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई तो डीसी ये हमें कहती हुई नजर आई कि अगर आप अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है तो आपकी नालायकी स्थापित पर नजर आई, आंकलन आप कर नहीं पाए और मुझे खुद जो वो ग्राउंड पर आना पड़ रहा है। काम छोटे छोटे हैं, यानी इतने बड़े काम भी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट आपने पहले सैंक्शन कराने उसकी डीपीआर बनानी है, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें उसको लेकर यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया, कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया। उसी को लेकर डीसी ने कहा कि आंकलन चीज का आपने किया है, इसलिए लोगों की बातों में हाँ मिलाई है डीसी मैडम ने और कहा है कि लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अधिकारी जिनको काम दिया गया उन्होंने काम नहीं किया तो उनकी लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन अगर आश्वासन दिया है कि अगर फंड्स की कमी है तो उस फंड की कमी को पूरा करना है, लेकिन डीसी मैडम ने यह दावा किया कि वो कमी मैं पूरी करूंगी और जो भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी है उसको आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हल किया जाएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि डीसी जो है वो जिला की हेड है तो हेड होने के नाते उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। अब देखना ये कि क्या कुछ काम कितनी जल्दी जो पाइपलाइन में डाले जाते हैं, जो पाइपलाइन में उनको कितनी जल्दी आमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी एक बार डीसी मैडम जो वो एक्शन में दिख चुकी है, लेकिन एक बार फिर से बैक टू विलेज के कार्यक्रम में ये एक्शन देखने को मिला और फटकार जो वो तमाम आला अधिकारियों को लगाई गई है जो जिला के
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसीलिए लोग जो वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे कि जिन अधिकारियों को काम बताए जाते हैं वो अधिकारी काम नहीं करते और डीसी की बातों को भी, डीसी के जो दिशा निर्देश है उनको भी कहीं ना कहीं दरकिनार ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि डीसी किस तरह से पूरा काम यहाँ पर खुद देखती हुई नजर आ रही है और उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी यहाँ पर लगाई है कि जो पिछले 3 चरणों में काम बताए गए थे वो अभी तक क्यों नहीं हो पाए हैं। आंकलन पूरी तरह से यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब अगर चौथा चरण शुरू हुआ है तो अब देखना होगा कि चौथे चरण में किस तरह से काम जो है वो किए जाएंगे, जल्दी काम होंगे या फिर एक का डिटेल रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद काम जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलते हैं और रामबन से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम जो है वो किया गया है। रामबन में अब गिरने की कगार पर सरकारी स्कूल पहुंच गया है। बटोत के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यहाँ गडियारा की झज्जर हालत हो चुकी है और स्कूल की मरम्मत के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाया है मसौदा और खुले आसमान के नीचे पढ़ने को अब यहाँ बच्चे मजबूर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए दूर दराज का इलाका है, लेकिन दूर दराज का इलाका होने के बाद किस तरह से बच्चों को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। एक बड़े हादसे की आप देखिए निशानी जो है वो देखने को मिल रही है, यानी गिरने की कगार पर अब सरकारी स्कूल पहुंच गया है और अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो एक बहुत बड़ा हादसा सामने आ सकता है। बटोत के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गडियारा की हालत झज्जर हो चुकी है और झज्जर हालत में अगर ये स्कूल चल रहा है तो किसी भी वक्त हादसा होता है तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया है कि किस तरह से यहाँ पर मरम्मत कराई जाएगी। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक स्कूल जो है वो यहाँ पर चल रहा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गडियारा है जो बटोत के अंदर है, झज्जर हालत में है और बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बिल्डिंग आप देखिए किस तरह से धराशाही यहाँ पर हुई है, लेकिन अभी तक इसका मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है और मरम्मत करने के लिए किस तरह से काम यहाँ पर होना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हो पाया, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, तस्वीरें खुद सब कुछ यहाँ पर बयां कर रही हैं, लेकिन अभी तक मरम्मत क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो स्कूल की बिल्डिंग है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गदियाड़ा है, एजुकेशन जोन बटोत, डिस्ट्रिक्ट रामबन, जहां पर हम पहुंचे, हमने लोगों से बात की। लोगों का ये कहना था कि कई बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों तक पहुंचे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज हैं, क्योंकि जब हम देखें चाहे वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर हो या फिर हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो, उनके दफातरों तक के लोग जरूर तो पहुंचे हैं कि इस बिल्डिंग की मरम्मत की जाए या फिर इसकी रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वो शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक उन लोगों की बात पर कोई अमल हुआ नहीं, जिसको लेकर वो लोग मीडिया तक पहुंचे। उनका ये कहना था कि जब हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है कि अगर मीडिया के जरिए से अगर ये मसला हल होता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो हमारे बच्चे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले लिटरेसी रेट को अगर लेकर हम देखें रामबन तो काफी नीचे है, तो वो जो है और नीचे आ सकता है। क्योंकि जब हम गदियाड़े की बात करते हैं तो गदियाड़ा का जो स्कूल हमारे पास है, प्राइमरी स्कूल हो या फिर वहां का मिडिल स्कूल है, वहां प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है नहीं जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाए। क्योंकि आशा, एक चीज अगर हम देखें आज की डेट पे, अगर एग्जाम्पल के बतौर वेदर प्रेडिक्शंस में बताया गया है कि आज बाद दोपहर से या आज शाम से मौसम खराब होगा और मुसलसल 8 तारीख तक कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इस दौरान 1 हफ्ते का वक्त है और 1 हफ्ते के वक्त में ये बच्चे पढ़ेंगे का? खुले आसमान तले बच्चे बैठते हैं, चलिए खुशगवार मौसम में तो बैठेंगे, लेकिन जब मौसम खराब होता है कमरों के अंदर रह नहीं सकते, क्योंकि डर हमेशा ये रहता है कि न जाने किस वक्त ये इमारत मुनहदिम हो जाए और किसी बड़े हादसे को जन्म दे। इसको लेकर क्या लगता है कि अभी तक इसका मसौदा तैयार क्यों नहीं किया गया? पूरी डिटेल रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई गई है कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए या फिर यहाँ पर सेफ अनसेफ इस बिल्डिंग को डिक्लेयर करना चाहिए? क्योंकि कल अगर कोई हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जी देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जब आप इस बिल्डिंग की बात करें, ये एक बिल्डिंग हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो अनसेफ है। हमारे पास दर्जनों ऐसी बिल्डिंग्स है डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जहां आप देखेंगे कि अनसेफ है और हर तरफ से लोग अप्रोच कर रहे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को कि जनाब आप कुछ कीजिएगा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। क्योंकि हाल ही में हम देखे जरा ACR जो एडिशनल क्लासरूम्स थे कुछ स्कूल्स पे बनाए गए हैं, लेकिन जहां पे कुछ अगर 1-2 कमरे हैं भी तो वहां पे एडिशनल क्लासरूम्स दिए जा रहे हैं। जहां पर कुछ भी नहीं है उस तरफ कोई देख नहीं रहा। तो इसके साथ साथ में पैरेलल में देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ड्राइव चलाई जा रही है, आओ चले स्कूल की ओर, एनरोलमेंट ड्राइव किए जा रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि आप बच्चों को जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन्हें स्कूल भेजें।
लेकिन अगर स्कूल भेजेंगे तो स्कूल में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि बच्चों को वहां बेहतर तालीम मिल सके। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज देखेंगे कि जहां एक तरफ दावे तो किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पिछले 1 माह से हम देख रहे हैं कि लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में जब हम देख रहे हैं कि स्कूलों की हालत कैसे है, बच्चों को इन्वॉल्व यानी किया जा ये रहा है, कहा जा रहा सकता है नदीम की नई शिक्षा नीति लाने से कुछ नहीं होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। बच्चों को अगर आप बाहर से सरकारी स्कूलों के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सुविधाएं वहां पर फराहम बच्चों को कराइए। जी बिल्कुल आशा, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम प्राइवेट एकेडमी की बात करें, फिर सरकारी स्कूल की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप कंपेयर करते हैं एक स्कूल के दूसरे स्कूल के साथ, तो सरकारी स्कूल कहीं पीछे। और यही वजह है कि आज की डेट में हर शख्स अपने बच्चों को प्राइवेट एकेडमी में ही एडमिशन दिलवाता है, क्योंकि गदाड़िया का स्कूल हमारे पास एग्जाम्पल है जहां पर अगर बच्चे जाए तो क्यों जाए, अगर तालीम हासिल कर रहे हैं किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आशा, इस बारे में तो कई बार बात हुई, लेकिन इस पर कोई नजर ही नहीं हुई है आज तक। अगर हम देखें कि किए गए और ये कहा गया कि आपकी प्रॉब्लम को देखा जाएगा, लेकिन देखा कब जाएगा? गुज़श्ता 3 साल से हम देख रहे हैं कि गदाड़ा की बिल्डिंग का हाल यही है और कोई भी इस हालत बदलने के लिए तैयार नहीं। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी जानकारी जो है वो सामने उन्होंने रखने की कोशिश की है। नदीम इस वक्त रामबन से पूरी डिटेल से हमें समझा रहे थे कि कैसे यहाँ अभी काम करने की जरूरत है, शिक्षा विभाग को नजर गड़ाने की जरूरत है कि जो आप लोगों की तरफ से बड़ा दावा पेश किया गया है, लेकिन जमीनी सतह पर उतर कर देखिए कि कितनी हकीकत वो दावे यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे। लौह पुरुष और एकीकरण के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। उनकी जयंती को यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है और जिसके तहत देश भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के जरिए लौह पुरुष को भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। बात करें अगर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों की, तो यहाँ आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोगों, छात्रों और सुरक्षा बलों ने दौड़ लगाकर लौह पुरुष की विचारधारा और राष्ट्रीय निर्माण में उनके द्वारा दिए गए सहयोग को याद किया। जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में मैराथन के साथ साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया। उधर जम्मू में ही सशस्त्र सीमा बल की 3 कंपनियों ने भी मैराथन का आयोजन कर लौह पुरुष को याद किया। आप सबको पता है कि उनका जो रोल देश की स्वतंत्रता में रहा, उससे बड़ा रोल उनका देश की जो डिफरेंट स्टेट्स को, उससे ज्यादा बड़ा रोल उनका देश की जो रियासतें थी 562 उनको एक करने में रहा। उसमें शायद जम्मू कश्मीर नहीं आ सका और उसका हम चिंता भी प्रकट करते हैं, क्योंकि वो फिर 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। कश्मीर के पास, जम्मू इंडिया के पास आया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास और कुछ चाइना के पास। तो आज हम ये प्लेज लेते हैं कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके पद चिन्हों पे चलते हुए कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जो देश की एकता और अखंडता में काम आए, और उसके लिए अगर हमें सुदृढ़ होके अकेले भी खड़े होना पड़े तो हम उन चुनौतियों का सामना करें। और हम ये भी आशा करते हैं कि सब देशवासी मिलजुल के तो देश राष्ट्र हित में जो फैसले हैं उनको लें और ऐसे कार्य करें। इसी के साथ मैं सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले तो जय हिंद। जैसे कि आज 31 अक्टूबर है, जो कि हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने आज इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया है, जिसके लिए प्रत्येक देश में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारी कंपनी भी कंपनी 61 वाहिनी जो असम से यहाँ पे ड्यूटी के लिए आ रखी है, हम भी राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं, जो कि लोगों में एक राष्ट्रीय एकता का भावना पैदा करेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि कैसे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में भी राष्ट्रीय एकता का एक संदेश जा सके। जिसके लिए हम एक रन फॉर यूनिटी, पूरी हमारी कंपनी एसएसवी की 3 कंपनियां जो मिलके रोड पे हम एक साथ रनिंग करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। सर तो जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। रियासी में प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोगों ने भाग लेकर स्वर्गीय पटेल को नमन किया। दूसरी ओर पुंछ में और जम्मू कश्मीर पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर राष्ट्रीय एकता दिवस की परंपरा को बखूबी निभाया।
यूनिटी डे है, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे, उनका जन्म दिवस होता है। और सभी जानते हैं कि उन्होंने पूरे देश को अखंड भारत बनाने में सारे राज्य, जो हमारा देश जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उन्होंने कोशिश की कि सारे के सारे जो बटे हुए राज्य थे उनको इकट्ठा करके एक साम्राज्य बनाया जाए, एक राज्य बनाया जाए, उसको भारतवर्ष कहते हैं। और उनकी कोशिश की वजह से ही आज हम एक वन इंडिया हैं। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसको आज हमने रन फॉर यूनिटी जिसको है प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। स्कूल के बच्चे, हमारे कोई हाई सेकेंडरी स्कूल्स के, हाई स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जितने भी डीसी कॉम्प्लेक्स में ऑफिसर्स, इस एडमिनिस्ट्रेशन में रियासी ज़िले में ऑफिसर्स हैं, वो सारे हमारे साथ जुड़े हैं। और बच्चों को हम यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें भागने का एक प्रोग्राम रखा, और साथ साथ में हमारा ये रहेगा कि वो जब ये वापस आएंगे स्टेडियम में तो एक प्लेज, उनको जो यूनिटी प्लेज है वो प्लेज ली जाएगी बच्चों को। तो ये आज हमारा कार्यक्रम है रन फॉर यूनिटी के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद डिफरेंट तबकों के लोग जो रहते हैं, उनमें आपसी यूनिटी के लिए ये रन किया गया। और जिला पुंछ के स्कूलों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और पूरे पुंछ को पैगाम दिया कि हमें अपनी एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। अगर हम इसको बरकरार रखेंगे तो हमारा देश उसमें तरक्की करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने जिला पुंछ के शहीद, हमारे पैरामिलिट्रीज के शहीद, हमारे फोर्सेस के शहीद, जिन्होंने टाइम टू टाइम अपनी कुर्बानियाँ देश के लिए दिए हैं, उनके बलिदान को भी याद किया गया। और उसी सिलसिले में आज रन फॉर यूनिटी हुआ, जिसमें आपने देखा बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया, छोटे बच्चों ने भाग लिया और एकता का पैगाम पूरे पुंछ को दिया। तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है। जम्मू में आज उनके याद में बनाई गई इंदिरा चौक पर हर साल की तरह इस बार भी प्रदेश कांग्रेस ने उनके प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें नमन किया और देश की राजनीति व विकास के लिए उनके द्वारा किए गए यहाँ योगदान को याद भी किया गया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल और कार्यकारी प्रधान रमन भल्ला सहित पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। अगर देखा जाए, जितने भी टर्म्स वो प्राइम मिनिस्टर रही है, एक मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर रही है। उनके टर्म में जो भारत देश है उसने कितनी तरक्की की। हिंदुस्तान ने पहला एटॉमिक धमाका जो है वो उनकी सरबराही में किया था। इंडिया एटॉमिक पावर उनकी सरबराही में बना। जितने इंस्टीट्यूशंस, जितना डेवलपमेंट उसके टाइम में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। उसके टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में जितनी भी जंगें हुई उन सब में उन्होंने कामयाबी हासिल की। और यही मैं कहूँगा, जिस तरीके से उसने कांग्रेस पार्टी को संभाला, जिस तरीके से उसने मुल्क को संभाला, और ख़ासकर हर तबका, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी तबके इस हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हर एक को एक नज़र से देखा, मुल्क को आगे बढ़ाया। तो देश के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू में भी छठ पर्व के चौथे दिन महिलाओं ने छठ मां की पूजा अर्चना की है। सुबह से ही नदियों और नहरों की घाट पर प्रवासी महिलाएं यहां पर देखी गई हैं। भीड़ उनकी उमड़ रही है और इस दौरान महिलाओं ने छठ माता की पूजा के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य भी दिए हैं और अपने परिवार और देश की खुशहाली की कामना भी की। जम्मू के डिग्याना पार्क में भी महिलाओं ने नहर के किनारे पहुंचकर इस पूजा अर्चना में भाग लिया। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य भी देकर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई। उधर कठुआ में भी यहाँ आप देखिए छठ पर्व की श्रद्धा से किस तरह से यहाँ पर मनाया गया है। उन्होंने आज पर्व के चौथे दिन नहर के किनारे इस पूरे त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया और दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। कठुआ से भी आप तस्वीर देख रहे हैं, उसके साथ साथ जम्मू से भी आप देख रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में महिलाएं अपने घरों से बाहर पहुंची और यहाँ पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। हमारा जो छठ पर्व का त्यौहार है ये बहुत उत्सव से हम लोग मनाते हैं और हमारा ये 4 दिन का त्यौहार होता है। एक दिन खाया नहाया जाता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन शाम का अर्घ होता है, चौथे दिन सुबह अर्घ होता है। और इस पूजा का बहुत बड़ा महत्व बिहार में है और एक पूरा बिहार नहीं, अब तो ऑल इंडिया, ऑल मतलब समझिए दुबई, अमेरिका,
हर कंट्री में ये पूजा मनाया जाता है और सब समुदाय के लोग मनाते हैं। ये 3 दिन का होता है। पहला दिन नहा खा करते हैं, दूसरे दिन खरना करते हैं, उसमें गुड़ चावल और रोटी बनता है, खाते हैं। फिर तीसरे दिन पूरा दिन रात पूरा बिना जल पानी के रहते हैं। फिर चौथा दिन अर्घ देकर फिर हम लोग मतलब तोड़ते हैं व्रत। छठ पूजा बहुत मानता है छठ पूजा की। 3-4 दिन चलता है। एक दिन नहा खाई चलता है, एक दिन रसिया रोटी चलता है, एक दिन निखंडे रहते हैं। तो 3 दिन के व्रत होता है। बहुत धूमधाम से जो मनकामना पूरा करते हैं भगवान मांगते हैं वो पूरा होता है ना। हाँ, बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोग के लिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे है। उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। दूसरे दिन खरना होता है जिसमें हम शाम को रसिया और रोटी खाते हैं। उसके तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य भगवान को जल हम अर्घ देते हैं। उसके चौथे दिन फिर जब सूर्य भगवान सुबह को उदय होते हैं फिर हम उस दिन उनको फिर से अर्घ देते हैं सुबह के टाइम में। ये त्योहार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पावन माना जाता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।